अगली सुबह सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। आरोही मिरर के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या उसे मेकअप करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल सबने उसका असली चेहरा देख किया था तो मेकअप करना थोड़ा अजीब नहीं होगा, लेकिन मेकअप न करना उससे भी बुरा था। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचना का बाद उसने मेकअप न करना का डिसाइड किया। वैसे भी सबने उसका चेहरा देख लिया था तो ये सब करना का कोई फायदा नहीं था। आरोही जल्दी से रेडी हुए और कॉलेज के निकल गए। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही अपनी कंफ्यूज भरी नजरें से सामने देख रही थी, क्योंकि आज कॉलेज के रोज से ज्यादा चहल पहल थी और कॉलेज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। अपने सामने का नजारा देखते हुए आरोही खुद से ही बोली, आज कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? पर उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी एक लड़का अपने हाथ से गुलाब का फूल लिए उसके सामने अपने घुटने के बल बैठते हुए बोला, आरोही आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आरोही उस लड़के का अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल सुनकर पूरी तरह हैरान हो गए। तभी दूसरा लड़का आया और बहुत ही रोमांटिक वे में बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बनोगी? ऐसे ही एक के बाद एक लड़के आरोही को अपने ही अंदाज में प्रपोज कर रहे थे। हर तरफ बस शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। लड़के आपस में उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए झगड़ रहे थे कि क्यों आरोही उसकी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। वो सब आरोही को कन्विंस करने की हर कोशिश कर रही थी। वही अपने सामने का नजारा देखकर आरोही पूरी तरह से हैरान थी। भले ही उसने इस चीज की उम्मीद की थी, पर ये उससे बहुत ज्यादा भयानक था। सच में भयानक। उसे ये सब देखकर डर लग रहा था। अगर गलती से भी दक्ष को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा दफना देगा। वैसे भी वो उससे बिना बताए हॉस्टल आने से पहले से ही नाराज था। दक्ष भले ही आरोही के हॉस्टल आया था, पर आरोही के उठने से पहले ही वो चला गया था, जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस उसे उतना पता था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया है। क्या ये लड़के ये भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा है? पर आरोही को पता था कि ये बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके सामने खड़े उन लड़के को उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं। उन्हें बस उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने से मतलब था। आरोही को इस तरह लोगों से सख्त नफरत थी, जिसे सिर्फ लोगों की खूबसूरती से मतलब होता था। आरोही को पता था कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि वो सबको बता सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आरोही को इस समय ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। न ही वो सब प्लान करती, न ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता, न ही उसके साथ ये सब होता। अगर ईशा इस समय उसके सामने होती तो आरोही उसका मुंह नोच लेती। स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही बोरिंग होती थी, जिस वजह से कॉलेज में कोई भी बात बहुत ही जल्दी फैल जाती थी और ऊपर से उन्हें गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट होता था, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नया पता चलता तो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देते, जिस वजह से वो बात सब लोग तक पहुंच जाती थी। आरोही को पता था कि पक्का किसी ने उसकी पिक्स ग्रुप में पोस्ट कर देगी, जिस वजह से सबको इस बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। ऊपर से कल की बात बहुत ही शॉकिंग, जिस वजह से वो और जल्दी फैल गए। आरोही इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेगी? क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? सॉरी रीडर्स, मुझे पता है मैं आजकल अच्छे से चैप्टर्स नहीं दे पा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा वाला सॉरी। मेरे घर में फंक्शन है, जिस वजह से मुझे लिखने का सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, और जब तक मैं फ्री होती हूँ मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं कुछ लिख सकूँ। बस ये लास्ट चैप्टर है जो मैं छोटा दे रही हूँ, क्योंकि कल से मैं फ्री हूँ तो आपको रोज की तरह लॉन्ग और नए चैप्टर मिलते रहेंगे। बस आप ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। अगली सुबह सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। आरोही मिरर के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या उसे मेकअप करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल सबने उसका असली चेहरा देख किया था तो मेकअप करना थोड़ा अजीब नहीं होगा, लेकिन मेकअप न करना उससे भी बुरा था। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचना का बाद उसने मेकअप न करना का डिसाइड किया। वैसे भी सबने उसका चेहरा देख लिया था तो ये सब करना का कोई फायदा नहीं था। आरोही जल्दी से रेडी हुए और कॉलेज के निकल गए।
सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही अपनी कंफ्यूज भरी नजरें से सामने देख रही थी क्योंकि आज कॉलेज के रोज से ज्यादा चहल पहल थी और कॉलेज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। अपने सामने का नजारा देखते हुए आरोही खुद से ही बोली, आज कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? पर उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी एक लड़का अपने हाथ से गुलाब का फूल लिए उसके सामने अपने घुटने के बल बैठते हुए बोला, आरोही आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आरोही उस लड़के का अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल सुनकर पूरी तरह हैरान हो गए। तभी दूसरा लड़का आया और बहुत ही रोमांटिक वे में बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बनोगी? ऐसे ही एक के बाद एक लड़के आरोही को अपने ही अंदाज में प्रपोज कर रहे थे। हर तरफ बस शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। लड़के आपस में उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए झगड़ रहे थे कि क्यों आरोही उसकी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। वो सब आरोही को कन्विंस करने की हर कोशिश कर रही थी। वही अपने सामने का नजारा देखकर आरोही पूरी तरह से हैरान थी। भले ही उसने इस चीज की उम्मीद की थी पर ये उससे बहुत ज्यादा भयानक था। सच में भयानक। उसे ये सब देखकर डर लग रहा था। अगर गलती से भी दक्ष को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा दफना देगा। वैसे भी वो उससे बिना बताए हॉस्टल आने से पहले से ही नाराज था। दक्ष भले ही आरोही के हॉस्टल आया था पर आरोही के उठने से पहले ही वो चला गया था, जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस उसे उतना पता था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया है। क्या ये लड़के ये भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा है? पर आरोही को पता था कि ये बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़े उन लड़के को उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं। उन्हें बस उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने से मतलब था। आरोही को इस तरह लोगों से सख्त नफरत थी जिसे सिर्फ लोगों की खूबसूरती से मतलब होता था। आरोही को पता था कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि वो सबको बता सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आरोही को इस समय ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। न ही वो सब प्लान करती, न ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता, न ही उसके साथ ये सब होता। अगर ईशा इस समय उसके सामने होती तो आरोही उसका मुंह नोच लेती। स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही बोरिंग होती थी जिस वजह से कॉलेज में कोई भी बात बहुत ही जल्दी फैल जाती थी और ऊपर से उन्हें गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट होता था जिस वजह से उन्हें कुछ भी नया पता चलता तो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देते जिस वजह से वो बात सब लोग तक पहुंच जाती थी। आरोही को पता था कि पक्का किसी ने उसकी पिक्स ग्रुप में पोस्ट कर देगी जिस वजह से सबको इस बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। ऊपर से कल की बात बहुत ही शॉकिंग जिस वजह से वो और जल्दी फैल गए। आरोही इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेगी? क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? दक्ष भले ही आरोही के हॉस्टल आया था पर आरोही के उठने से पहले ही वो चला गया था जिस वजह से आरोही को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस उसे उतना पता था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया है। क्या ये लड़के ये भूल चुके हैं कि वो शादीशुदा है? पर आरोही को पता था कि ये बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़े उन लड़के को उससे कोई लेना देना नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं। उन्हें बस उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने से मतलब था। आरोही को इस तरह लोगों से सख्त नफरत थी जिसे सिर्फ लोगों की खूबसूरती से मतलब होता था। आरोही को पता था कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि वो सबको बता सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। आरोही को इस समय ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। न ही वो सब प्लान करती, न ही उसका असली चेहरा सबके सामने आता, न ही उसके साथ ये सब होता। अगर ईशा इस समय उसके सामने होती तो आरोही उसका मुंह नोच लेती। स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही बोरिंग होती थी जिस वजह से कॉलेज में कोई भी बात बहुत ही जल्दी फैल जाती थी और ऊपर से उन्हें गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट होता था जिस वजह से उन्हें कुछ भी नया पता चलता तो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देते जिस वजह से वो बात सब लोग तक पहुंच जाती थी। आरोही को पता था कि पक्का किसी ने उसकी पिक्स ग्रुप में पोस्ट कर देगी जिस वजह से सबको इस बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। ऊपर से कल की बात बहुत ही शॉकिंग जिस वजह से वो और जल्दी फैल गए। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन। आर्या अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी और रुद्रम के आने का इंतजार कर रही थी। आज 2 दिन हो गए रुद्रम घर वापस नहीं आया था जिस वजह से आर्या को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। उसे पता था कि ये उस दिन के झगड़े की वजह से था। सच में इस दिन उसने रुद्रम को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आर्या खुद से बोली, तुझे क्या जरूरत थी उन्हें इतना सब कुछ कहने की? उन्होंने तो बस तुझे खाना बनाने के लिए कहा था, उसके लिए तूने पता नहीं उन्हें क्या क्या बोल दिया।
फिर आर्या खुद को डटाते हुए बोली, आर्या तू भी न कितनी भोली है, वो हमेशा तेरे इस भोलेपन का ही फायदा उठाते हैं। तू ये कैसे भूल कि झगड़ा उन्होंने ही चालू किया था, तूने बस उसका जवाब दिया था और वो पता नहीं इस बात को कहाँ ले गए। लेकिन फिर मासूमियत भरी आवाज में बोली, लेकिन फिर भी तुझे उन्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। सिया फिर कंधे उचकाते हुए बोली, जाने देना आर्या, तुझे क्या, वैसे भी तूने डिसाइड किया था कि तुझे अब उनसे कोई मतलब नहीं है। तू भूल गई कि उन्होंने तुझे कितना परेशान किया है, उन सब के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। भले ही आर्या ये बोल रही थी पर उसे सच में रुद्रम की बहुत फिक्र हो रही थी। ये पहली बार नहीं था जब रुद्रम घर वापस नहीं आया था, पर इस बार बात अलग थी, रुद्रम उससे गुस्सा होकर गया था। यहाँ आर्या रुद्रम को लेकर चिंता में थी तो वही दूसरी तरफ रुद्रम एक के एक पैक लगाए जा रहा था। रुद्रम आर्या से गुस्सा था जिस वजह से वो निखिल के घर चला गया था। पहले तो निखिल रुद्रम को अपने घर देखकर हैरान हो गया, क्योंकि निखिल इस तरह कभी भी उसके घर नहीं आता था, पर उसका भयानक चेहरा देखकर बेचारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कुछ पूछ सके। 2 दिन से रुद्रम निखिल के घर था और अब निखिल को पता चल गया था कि रुद्रम और आर्या के बीच में कुछ है, जिस वजह से निखिल का मूड इतना खराब था। रुद्रम शराब पीते हुए अपनी लड़खड़ती आवाज में बोला, साला सब औरतें एक जैसी होती है, चाहे उन्हें कितना भी प्यार कर लो उन्हें कम ही लगता है, इसलिए निखिल मैं तुझे यही साला दूंगा कि कभी शादी मत करना, वरना तेरी हालात भी मेरी जैसी हो जाएगी। रुद्रम फिर आगे बोला, अरे वो बोलती है कि मैं उसे आजाद कर दूं। अरे ऐसे कैसे आजाद कर दूं, बीवी है वो, मेरी शादी की है मैंने उससे, वो चाहे न चाहे उसे रहना तो मेरे साथ ही होगा। ये बोलते समय रुद्रम की आवाज में उसके लिए एक अलग सा ही दीवानगी नजर आ रही थी। ऐसे ही बड़बड़ते हुए रुद्रम सो गया, उसे पता ही नहीं चला, या ये कहे कि नशे के कारण बेहोश हो चुका था। अगली सुबह आर्या कल भी रुद्रम इंतजार करते करते ही सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को बेड पर अकेला पाया। आज भी उसे अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, ना उसके बगल में कोई था। पूरा कमरा एकदम खाली था। ये देखकर आर्या का मन एक बार फिर उदास हो गया। आर्या समझ गई थी कि उसका पति आज भी घर वापस नहीं लौटा था। आर्या ने एक की गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। वही दूसरी तरफ रुद्रम अभी सो रहा था कि तभी किसी ने उसके ऊपर एक बाल्टी भर के पानी फेंक दिया। इस अचानक हुए हमले से रुद्रम की आंख एकदम से खुल गए। रुद्रम पूरी तरह से भीग चुका था, उसके सिर से पानी टपक रहा था। गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो उन्हीं लाल आंखें से निखिल को घूर रहा था, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई इस तरह उठाए। अगर अभी उसके सामने निखिल की जगह कोई और होता तो रुद्रम उसे वही जिंदा जमीन में गाड़ देता, पर ये उसका बचपन का दोस्त था जिसे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वही रुद्रम की लाल आंखें देखकर निखिल एक पल के लिए डर गए, लेकिन वो अपने डर को काबू करते हुए बोला, ऐसा क्या घूर रहा है, मैं कोई तुझसे डरता वारता नहीं हूँ समझा। फिर रुद्रम को कपड़े देते हुए बोला, ये रेडी हो जा, फिर तुझे घर भी जाना होगा, 2 दिन हो गए तू घर नहीं गया, भाभी को तेरी चिंता हो रही होगी। रुद्रम ने जैसे ही आर्या का नाम सुना उसकी आंखें सिकुड़ गए। उसे फिर से वही सब बातें याद आ गई जो 2 दिन पहले आर्या ने उससे कही और उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने एक नज़र निखिल को देखा और खुद को शांत किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने ये जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार निखिल को बता दे कि वो आज घर जाएगा या नहीं। निखिल बस रुद्रम को जाता हुआ देखता रह गया। फ्रेश होने के बाद रुद्रम ने एक नज़र अपने फोन की तरफ देखा, पर वहां किसी का कोई कॉल नहीं था। ये देखकर वो फिर भड़क गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि आर्या के पास तो फोन ही नहीं था। रुद्रम का असिस्टेंट पहले ही उसका हॉल में इंतजार कर रहा था। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, अभी के अभी घर जाओ और हाँ अपने हाथ एक ब्रांड न्यू फोन लेकर भी जाना और उसे अपने मैडम को देते हुए बोलना कि अब वो जो चाहे कर सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है, जहाँ काम करना है वो कर सकती है, मगर उसे अपनी मर्यादा में रहना होगा। इतने बोलकर रुद्रम वहां से जाने ही वाला था कि निखिल उसे रोकते हुए बोला, रुद्रम तू आज भी घर नहीं जा रहा है, तुझे पता है तेरी इस तरह घर नहीं जाने से भाभी को तेरी कितनी चिंता हो रही होगी। रुद्रम ने जैसे ही ये सुना उसने मुड़कर निखिल की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रुद्रम को चुप देखकर निखिल हिम्मत करके आगे बोला, देख रुद्रम मैं जानता हूँ कि तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है, पर पति पत्नी के बीच ये सब होना नॉर्मल बात है, तो मेरी बात मान और तुम घर जा, देखना तुझे देखकर भाभी जरूर खुश हो जाएगी। रुद्रम निखिल को घूरते हुए उससे बिना किसी इमोशन के बोला, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी बीबी की, एक बात कान खोल कर सुन ले निखिल कि तुम मेरे दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ बोल सकता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे और आर्या के बीच में दखल दे, इसलिए इससे जितना दूर रहेगा इतना तेरे लिए अच्छा होगा।
वो मेरी बीवी है और मुझे अच्छे से पता ही कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले, समझा, और जितना कहा है उतना कर। इतना बोल रुद्रम अपने कार में बैठ गया और अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। देखते ही देखते रुद्रम की कार निखिल की नजरों से ओझल हो गई। निखिल बस देखता रह गया, फिर अपने जूतों को खोलकर जिस तरफ रुद्रम की कार गई थी उस तरफ फेंकते हुए गुस्से के साथ बोला, भाड़ में जाओ तुम रुद्रम, तुम्हें सच में रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं पता नहीं आर्या कैसे तुम्हें मिल गई। कार के अंदर रुद्रम अपना सर सीट पर टिकाए बैठा था। इस समय उसकी आंखें बंद थी। वो खुद से बोला, तुम्हें आजादी चाहिए ना वाइफी, तो देखो मैं तुम्हें कैसे आजाद करता हूँ। अब रहो तुम मेरे बिना उस घर में, शायद तुम्हें मेरा एहसास हो जाए। अग्निहोत्री मेंशन। जब आर्या से और बर्दाश्त नहीं हुए तो वो जानकी काकी के पास चली गई और उनसे बोली, आंटी आपने पता किया कि रुद्रम कहाँ है? 2 दिन हो गए वो घर वापस नहीं आए, ऊपर से वो उस दिन बहुत गुस्से में गए थे जिस वजह से मुझे अब उनकी टेंशन हो रही है। आंटी ने आर्या की तरफ देखा जिसके चेहरे पर रुद्रम के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। आंटी आर्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं छोटी मैडम, अभी तक तो मेरी रुद्रम बाबा से नहीं हुई, पर मेरी बात उनकी असिस्टेंट से बात की थी, उन्होंने मुझे बोला कहा है कि वो रुद्रम बाबा को घर ले आएगा। ये सुनकर आर्या का मुरझाया हुए चेहरा एकदम से चमक उठा। छोटी मैडम ये बताइए आपका हाथ कैसा है, अब दर्द तो नहीं हो रहा है? जानकी काकी आर्या के हाथ को देखते हुए बोली। नहीं आंटी, अब उतना दर्द नहीं है, ये अब ठीक हो चुका है, आर्या मुस्कुराते हुए बोली। अच्छी बात है। ऐसे ही काकी ने थोड़ी देर आर्या से बात की, फिर वो अंदर चली गए। ऐसे ही देखते देखते दोपहर हो गई, लेकिन अब तक ना रुद्रम की कोई खबर आई न ही उसके असिस्टेंट की। अब आर्या को क्या पता, जिस पति की आने की राह वो देख रही थी वो तो मुंह फुलाए हुए बैठा था, और रही बात उसकी असिस्टेंट की तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। आर्या अभी रुद्रम के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। इस समय दरवाजे पर कौन होगा? रुद्रम अब आर्या के साथ क्या करेगा? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।